वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यहाँ पे ख़तरा है ठट्टा सजावल बदीन, इन 3 इलाकों में आज सुबह ही हमने कमिश्नर को भी उधर भेज दिया है। हमने पाकिस्तानी अफवाज से भी बात की है कि वहाँ पे इवैक्यूएशन की अगर ज़रूरत है तो उसको देखें। हमने वो इवैक्यूएशन प्रोसेस लोगों को भी कर लिया है आइडेंटिफाई कि किनको हमें इवैक्यूएट करना पड़ेगा। तकरीबन 8 से 9 हज़ार फैमिलीज़ हैं जिनको इवैक्यूएट करना पड़ेगा। उनके लिए पक्की जगह, पहले किसी का ख्याल था कि टेंट सिटी लगा देंगे, लेकिन ऐसे तूफ़ान में टेंट सिटी नहीं काम आती। तो पक्की जगहें जो हैं वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम अपनी तरफ से है रब के वश कि कितनी ज़्यादा कैटेगरी का तूफ़ान आता है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ कराची में भी कमिश्नर को हिदायत कर दी गई है कि जो बिल बोर्ड्स हैं, जो ऐसे लूज स्ट्रक्चर्स हैं, उनको सिक्योर करें। और हम जब ये तूफ़ान हिट करेगा साहिल को, तो हम लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उस दिन बेजा घर से ना निकलें, घरों में रहें, ताकि कोई ये नहीं कि कोई दरख्त वगैरह गिरे या कोई बिल बोर्ड्स वगैरह के साथ कोई ऐसा नुकसान हो। तो आपको बताने का मकसद सिर्फ ये था कि हुकूमत सिंध पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, पूरी तरीके से तैयार है। मैं आर्म फोर्सेस का भी शुक्रगुजार हूँ, हम उनसे भी इन टच हैं, चाहे वो कोर कमांडर कराची हैं या GOC हैदराबाद है, और DG रेंजर से भी बात हुई है कि हम ये पूरी साथ मिलके इस जो कुदरती आफत एक और एक्सपेक्टेड है उसका मुकाबला करें और कम से कम नुकसान हो, और ख़ास तौर पे कोशिश तो ये होगी कि जानी नुकसान कोई ना हो। तो मैं आप चाह रहा था कि ये बजट पे बात करने से पहले आपको इससे आगाही दे दूं कि ये जो पोजीशन है, मैं अभी कंफर्म नहीं है, हो सकता है कल मैं ठट्टा से जावल बदीन की तरफ जाऊं भी और पर्सनली भी ग्राउंड पे जाके जायज़ा लूँ कि हमारी तैयारी में कोई कमी तो नहीं रह गई है। ये मैं पहले बताना चाह रहा था। हम मिल रहे हैं बजट के सिलसिले में। 2023-24 का बजट कल मैंने सिंध असेंबली में पेश किया और उधर भी मैंने कहा, मैं आज रिपीट करता हूँ, मैं अपने आप को अल्लाह सुब्हान ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मुझे बख्शी बात की। जी, मैं इस सूबे में 1937 से बजट आ रहे हैं, ये 59th बजट था और 59 में से 14 बजट्स में मेरा किरदार या तो मैंने खुद प्रेजेंट किया है या मैं 2 साल एडवाइज़र फाइनेंस था, तो मैंने वो बजट प्रिपेयर किया था। तो ऑलमोस्ट 25% जब जितने बजट्स आए, खैर इस बीच में मार्शल के बड़े अदवार आए हैं, उसमें तो बजट्स नहीं पेश हुए, वो 25% हमने मैंने किया है। मुझे ये भी फ़ख्र है कि अगर इसमें आप मेरे वालिद साहब को शामिल करेंगे तो 3 बजट उन्होंने भी पेश किए थे, तो फिर हम 25% मैं और मेरे वालिद साहब रूम मिल के क्रॉस कर जाते हैं। अल्लाह ताला की बड़ा करम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये एजाज़ मुझे दिया है। मैं बहुत ज़्यादा जितना शुक्र अदा करूं अपने रब से इस चीज़ का, वो कम है। और इंशाअल्लाह ताला आगे भी खिदमत करते रहेंगे, अगले सालों में भी जिस भी हैसियत में होंगे इंशाअल्लाह ताला लोगों की खिदमत करते रहेंगे। इसलिए कि कल मैंने असेंबली में भी बताया था कि हमारी जो लीडरशिप है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, वो एक ही सबक में पढ़ाते हैं कि जी भुट्टो साहब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो सबक हम सबको सिखाए कि अवाम ताकत का शरचश्मा अवाम है, उस अवाम की खिदमत करते रहना है। कल मैंने जिक्र भी किया था, आप लोगों ने कैच किया होगा, मेरा ख्याल है बाकी लोगों ने भी सुना होगा कि लोग कहते होंगे ना, ये 3 टर्म हो गए हमारे, तीसरा टर्म ख़त्म इंशाअल्लाह ताला अगस्त में हो जाएगा, कि क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध के लोग वोट करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की खिदमत करती है। लोगों ने मौका दिया,
और पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया। ये 3 टर्म्स पूरे हुए हैं और मैंने कल भी बताया था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इस मेहनत के बाद हम कराची, पूरे सिंध के सारे अजला, उनमें हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो 3rd टियर है वो बनेगी और इंशाल्लाह कराची और हैदराबाद के मेयर, सारे मेट्रोपॉलिटन्स के मेयर, सारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे इंशाल्लाह ताला। तो एक और चीज़ मैंने कल कही थी, मैं बजट के नंबरों से पहले ये बात कर लेता हूँ। इसकी एक और भी वजह है, सिंध ने, और मैं आपसे कह रहा हूँ, चाहे जो कोई लिखता रहे कहता रहे, मैंने बाकी सूबे भी देखे हैं, मैंने KPK भी देखा है, मैंने पंजाब भी देखा है, मैंने बलूचिस्तान भी देखा, आप लोग सब भी जाते रहे होंगे। सिंध में जो तरक्की हुई है उसकी वजह है कि सिंध के अंदर स्टेबिलिटी है। मैंने आपको कल बताया था उधर बजट स्पीच में, कि बजट स्पीच में बताया था कि पिछले 5 साल एक ही फाइनेंस मिनिस्टर रहा है सिंध में जिसने 5 साल बजट दिए। वफाक में 6 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए पिछले 5 सालों में। बाकी सूबों की, 2 सूबों की तो हुकूमत ही उन्होंने खुद ख़त्म कर दी, स्टेबिलिटी नहीं थी। सिंध में स्टेबिलिटी रही है और ये स्टेबिलिटी लाई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। स्टेबिलिटी का अगर आप उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो होता है इस्तेहकाम। तो इंशाल्लाह ताला ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाएगी पूरे पाकिस्तान में। बाकी सब लोग चाहे जो भी समझे, वो इस्तेहकाम की अलामत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और नाम सोचने से पहले ये सोच लेना था कि यार जिस पार्टी का ये काम है उससे नाम क्यों ले रहे हैं, उसका नाम क्यों ले रहे हैं। तो ये मैंने आपको कल भी बताया था, अभी फिर बताता हूँ। मैं बजट पे आ जाता हूँ। इस साल का बजट रिकॉर्ड बजट है। टोटल बजट का आउटले 2247 बिलियन यानी 2.25 ट्रिलियन कह लें, राउंड ऑफ करें। ये खरबों में मुझे यार मैं भूल जाता हूँ इसलिए मैं नहीं कहूँगा। 2.25 ट्रिलियन का आउटले टोटल है। इसमें जो है 1.411 ट्रिलियन का करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, 136 बिलियन का करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है और 700 बिलियन का रिकॉर्ड, 700.1 बिलियन का रिकॉर्ड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। अच्छा, अक्सर लोग और आप सब भी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे बहुत होती हैं कि ये इतना ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए, लेकिन इसकी जो रेवेन्यू के अंदर कल मैंने अपनी बजट स्पीच में भी बताया था, इसमें मेजर कंपोनेंट्स किसके होते हैं। सबसे बड़ा कंपोनेंट एजुकेशन का है। ये रेवेन्यू कंपोनेंट जो है तकरीबन 247 अरब है। वो एक पेज मेरे पास नहीं आगे पीछे हो गए जो इसमें डिटेल थी। वो दूसरा हमारा कंपोनेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हेल्थ का है, तीसरा लॉ एंड ऑर्डर पे और चौथा लोकल गवर्नमेंट के बड़े 4 हेड्स हैं। इन चारों को आप मिलाएं तो तकरीबन 800 अरब हो जाता है और ये सारे एसेंशियल सर्विसेज है। हेल्थ में हमारा काम है, मैंने कल भी बताया था, आज भी आपको थोड़ा सा जिक्र करूँगा कि कितना हमारा एक्सपेंडिचर है हेल्थ के अंदर, कि क्या क्या हमने किया है। तो ये आपका हो गया करंट जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। करंट कैपिटल में इजाफा हुआ है और मैंने कल बताया था कि हमारी जो रिपेमेंट ऑफ लोन्स होती है, एक तो हमने लोन्स लिए हैं इसमें, लेकिन हम लोन्स रीपे कर रहे हैं। हम अपने जो एनवलप हमें दिया गया फेडरल गवर्नमेंट के, उससे हम वेल विद इन दैट एनवलप है लोन लेने के। उसमें हम डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए लोन्स लेते हैं। तो अब वो लोन्स को रीपे करने के लिए डॉलर की जो कीमत बढ़ गई है और रुपी वीकन हुआ है, तो वो थोड़ा अमाउंट बढ़ गया उसमें। तो ये वजह है हमारी करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर के बढ़ने की। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में मैं और डिटेल में बात करूंगा, जो 700 अरब रुपए का है। जो हमारे आउटगोइंग ईयर है उसके अंदर भी डेवलपमेंट में, मतलब ये साल जब शुरू हुआ तो हम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे। और जून का महीना ख़त्म हुआ था, हमने बजट ख़त्म किया था, हमने अपना हाईएस्ट एवर
ADP बनाया था उस वक्त, ये साल उसको सरपास कर रहे हैं, इंशाल्लाह करेंगे। और जैसे ही साल ख़त्म हुआ, आपको पता है कि एक सैलाब जुलाई और अगस्त के महीने में जो बरसातें हुई हैं पूरे सिंध में, वो हमें फेस करना पड़ा। और ये सैलाब ऐसा था, आप सब लोग, काफ़ी लोग उसमें गए होंगे, रूरल एरियाज़ में देखा होगा। पहले कराची में जून में एंड में कराची में बरसातें हुई। हमने कराची के अंदर इमीडिएटली, मुर्तज़ा वहाब साहब इधर बैठे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, इमीडिएटली हमने फंड रिलीज़ किए ताकि उनकी सड़कें वगैरह उनके रिपेयर हो। और ये मैं कह सकता हूँ कि जो पिछले साल बारिशें तकरीबन उतनी हुई थी कराची में जो 2020 में हुई थी, लेकिन 2020 और 2022 में बहुत फ़र्क था। हमने काफ़ी बेहतर तरीके से उस पानी को इवैक्यूएट किया। और जो 2007 में बरसातें इससे आधी हुई थी। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शुरू हो जाता है, वो ऐसे जाहिर करते हैं कि जी पता नहीं हम कराची को जो है कुछ नहीं देते और कराची के लिए स्कीमें नहीं रखी हैं। भाई कराची वोट क्यों दे रहा है हमें यार, जितने भी दे रहा है जो भी दे रहा है। तो ये बिल्कुल ही जो है, मैं आपको बता देता हूँ, इस अगले साल के बजट में जो फाइनेंस स्कीम्स हैं जिनकी पूरी एलोकेशन, फाइनेंसिंग एलोकेशन यही कह रहा हूँ, वो तकरीबन 81 प्लस 101 182 अरब रुपए की स्कीम्स बजट में है। 182 अरब। और ये अगर चाहें तो एक एक स्कीम गिन गिन के आपको बताएंगे। और अगर बहुत ही माजरत के साथ किताब खोल के आप भी देख लें तो आपको भी नजर आ जाएगी। आप सिर्फ एक स्कीम देखें, मेगा स्कीम्स ऑफ कराची 12 अरब, और जी डंडोरा पिट गया। इवन अखबारों में मैंने देखा कि जी कराची के लिए 12 अरब रखे। ओके भाई, नाम से जहाँ कराची नाम से पड़ा, मेगा स्कीम पड़ा, सिर्फ ये और कुछ भी नहीं है। हमने जो आपको मेजर डिपार्टमेंट्स बताता हूँ, स्कूल्स में 3.1 अरब, यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स में 2.4 बिलियन कराची के, 2.396 बिलियन, 5.8 बिलियन हेल्थ की स्कीम्स है कराची में। आपकी होम डिपार्टमेंट, ये फॉरेंसिक लैब, सेफ सिटी, ये स्कीम्स ऐसी आती हैं। 8.9 बिलियन वो है। लोकल गवर्नमेंट की 28.7 बिलियन की स्कीम्स है। मेगा स्कीम्स 12.5 है, जो आपको एक ही नज़र आई कुछ लोगों को इस पूरी कहानी में। ये 81.3 बिलियन प्रोविंशियल ADP। फिर फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस जिसकी मैंने इतनी बात की, उसकी अप्रूव्ड स्कीम। अच्छा, ये जो प्रोविंशियल ADP की स्कीम्स होती हैं ना, वो तो पैसे फेडरल गवर्नमेंट पहले टैक्स वसूल करेगी, फिर हमें देगी, फिर हमारे पास पैसे होते हैं और हम स्कीम्स एग्जीक्यूट करते हैं। फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस या फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट का ये फायदा होता है कि पैसे अवेलेबल होते हैं, हमें सिर्फ काम करना होता है। 100.7 बिलियन की स्कीम्स कराची के लिए फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस, जिसके पैसे यानी वो बैंक में पैसे, बाकी जो पैसे मैंने बताए पूरी सारी ADP के, वो तो जैसे मैंने बताया ना, पहले फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, फिर हमें देगी, फिर हम तनख्वाहें देंगे, फिर जो बचेगा उसमें से डेवलपमेंट करेंगे। ये 100.7 बिलियन 266 अरब की जो मैंने बात की, उसमें से 101 अरब कराची की स्कीम है। कराची में बाकी सिंध में वो फ्लड रिहेबिलिटेशन है, ये नई स्कीम्स है, इसलिए फ्लड रिहेबिलिटेशन का तो कोई काम कराची में ही नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ, जो क्लिक का प्रोजेक्ट है उसमें 1500 मिलियन की फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस है, अवेलेबल पैसे हैं। KWSSIP कराची वाटर एंड सीवरेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट 7.25 बिलियन की स्कीम, उसके अंदर अप्रूव्ड सारी चीज़ें होके इस समय एलोकेशन है। और इसका भी पार्ट 2 है, जो ऑगमेंटेशन है, वो अभी फेडरल गवर्नमेंट में PC1 फंसा हुआ है। मैंने अभी भी प्राइम मिनिस्टर से कहा था, और अभी ये आपके इस मीडिया के तवज्जो से फिर कह रहा हूँ, मेहरबानी करके वो जल्दी अप्रूव करें, ताकि हम अपनी वो 52 अरब रुपए की स्कीम है जो ऑगमेंटेशन की K4 के, वो अलग है। इसके अलावा क्लिक का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर 27.5 अरब रुपए की एलोकेशन है, और ये अप्रूव्ड स्कीम्स है। इंशाल्लाह ताला मैंने उस दिन तो कहा था, तो आप लोग अब मैं कह रहा हूँ कि इस कमरे में बैठा है वो शख्स जो एग्जीक्यूट करेगा ये स्कीमें सारी।
ठीक है ना, पहले तो चलो वो एडवांस में कह दिया तो मैंने, लेकिन अभी तो आपको मैं पक्का बता रहा हूँ मैं ये भी नहीं कहूँगा दो दो है बैठा कि ये दो दो आप भी हो सकते हैं, आप नहीं हो सकते, ये इधर बैठा है 27.5 अरब की ये स्कीम्स वो हैं जो लोकल गवर्नमेंट हमारी लोकल काउंसिल्स एग्जीक्यूट करेंगी। 14.5 अरब की स्वीप की स्कीम्स हैं जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, ये हमारी जो अलग बजट देते हैं तकरीबन 18 अरब रुपए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को हम 18 दे रहे हैं। इसके अलावा ये डेवलपमेंट की हैं जिसमें ये वेस्ट क्या कहते हैं उनको, साइट्स जो क्या कहते हैं उनको, काम क्या मतलब लैंडफिल साइट, यार थैंक यू, ये बनेंगी, कुछ गार्बेज ट्रांसफर स्टेशंस बनेंगे, ठीक है जी। बीआरटी रेड लाइन काम चल रहा है, आपने देखा होगा 26.5 अरब रुपए की एलोकेशन है अगले साल उस पर, और आपकी जो येलो लाइन है जो इस पर फाइनल हो चुकी है उसकी एलोकेशन 23 अरब रुपए की है। तो मेरे भाइयों और एक बहन बैठी है, सबको बता रहा हूँ कि भाई किताब खोल के देख लो कि क्या जो है। अब इसके अलावा ये मैंने पता 180 अरब ये अभी और मैं आ रहा हूँ, अभी तो आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि यार ये क्यों कराची वोट दे रहा है, पता चल जाएगा जो परेशानी हो गई ना आजकल। मैं अच्छा एक मैं आजकल टीवी देखता हूँ तो कहते मुझे बीमारी शुरू हो जाती है, वो एक आदमी इतना रो रहा है इतना रो रहा है, वो ये हो गया वो। भाई एक तरफ कहते हो कि अक्सरियत हमारे पास है और फिर कहते हो नहीं इलेक्शन नहीं कराओ, ये दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं? तो उसको अब जाके सुकून से बैठ जाना चाहिए, सो जाना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया है कराची में और इसी वजह से कराची का मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला होगा। तो ये तो हो गई दो एरियाज ना। जो मैंने नॉन डेवलपमेंट साइड पे आपको बताऊं, कराची में हम जो दे रहे हैं ग्रांट NICH को, उसमें भी डेवलपमेंट का काम है। JPMC 1 अरब रुपए से ऊपर 1.073 बिलियन की नई साइबर नाइफ JPMC में आ रही, वो भी कराची में है, उससे पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया मुस्तफीद हो रही है। आपका SIUT 15 अरब रुपए की ग्रांट है और उसका 90% कराची में खर्च होता है। आपका कराची का ट्रॉमा सेंटर NICVD, इंडस हॉस्पिटल को हम डेवलपमेंट ग्रांट्स में भी मदद कर रहे हैं उनको बनाने में, सिंध हुकूमत एक अच्छा काम चल रहा है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी तो 4 अरब रुपए हैं इस साल उसके। तो ये अगर आप टोटल करेंगे तो आप सिर्फ, मैं कहता हूं, मैंने बहुत पहले कहा था कि अपनी आंखें खोलें, तासुब निकालें तो आपको बहुत कुछ नजर आएगा इन बजट की किताबों में। हाँ, लेकिन अगर आप अपनी एक टनल विजन करना चाहते हैं और सिर्फ तासुब करना चाहते हैं तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। आपको नजर ना आए ना आए, इस कराची के लोगों को नजर आ गया है। इसी वजह से जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, ये तो हो गई आपकी। अब हमारा एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, ये तो मैंने वो अभी और स्कीमें बता रहा हूं आपको कराची की, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करते हैं। अगेन जो बहुत बड़ी स्कीम्स होती हैं ना जहाँ से हमें फॉरेन फंडिंग भी नहीं मिल रही है, और कराची के अंदर, और ना सिर्फ कराची में, पूरे सिंध में हम कर रहे हैं। घोट की कनकोट, ये मैं PPP की बात कर रहा हूँ। घोट की कनकोट ब्रिज है, तकरीबन 22-23 अरब रुपए का हो जाएगा ये। हम अपनी प्रोविंशियल ADP से, फेडरल PSDP से या फॉरेन प्रोजेक्ट से ये नहीं कर सकते, तो हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स करनी पड़नी है। उसके अंदर अगर मैं आपको बताऊंगा स्कीम्स जो हुई हैं, यार ये मैंने अलग से एक पेज पे रखी थी, पता नहीं कहाँ की, खैर इधर ढूंढनी पड़ेंगी अब मुझे। जो ऑलरेडी स्कीम्स कंप्लीट हुई हैं कराची से रिलेटेड, मैं सिर्फ अभी बता रहा हूँ आपको। कराची ठट्टा ड्यूल कैरेजवे 8.2 बिलियन की कराची से ही गुजरती है। क्या है वो, उससे बहुत ज़्यादा है यार। अभी मैं वो मेरा एक पर्चा कहाँ गया, मैंने अभी उस पर काम किया, ये पता नहीं कहाँ किया। देखा मैंने, ये इतनी चीज़ें जमा करता हूँ।
नहीं, ये तो वर्ल्ड बैंक का है। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ, इसमें है सारा, मैंने वो टिक किए थे, वो पता नहीं कहाँ कर दिए। NICH की स्कीम कराची की है 389 मिलियन की, ये जो है जो ऑलरेडी हो गई पहले वो बता रहा हूँ। ठीक है जी। सिंध नूरियाबाद पावर कंपनी कराची को बिजली दे रही है, 12 अरब की वो प्रोजेक्ट है। इस वक्त जो अंडर एग्जीक्यूशन है M9 M5 लिंक 2 अरब रुपए का PPP में कराची के अंदर। मलीर एक्सप्रेस वे 27.5 अरब रुपए का कराची के अंदर। मारीपुर एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट, ये हम तकरीबन इसकी बिडिंग स्टेज पे, बल्कि ये हम कर लिया हमने, 11.2 बिलियन, 11.2 अरब रुपए। धाबीजी इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वो चाहे कराची से थोड़ा सा बाहर, लेकिन इंडस्ट्रियल एस्टेट बना रहे हैं कराची के लिए, 16 अरब रुपए। ये इन एग्जीक्यूशन है, प्रोजेक्ट्स हो गए हैं जो मैंने आपको एडिशनल बता रहा हूँ। 2 अरब, 11 अरब, 27.5 अरब और 16 अरब टोटल आप करते जाए। इन्होंने भी किए थे शायद 56 अरब, 56 अरब। ठीक है जी, हाँ ये मैंने मिल गया यार मुझे 56 अरब का। ठीक है जी। अब आगे आए वो प्रोजेक्ट्स जो इस वक्त बिडिंग स्टेज पे हैं, यानी उनका सारा काम हो गया है और उसमें टाइम लगे, 2 साल लगे। PPP प्रोजेक्ट से प्रॉब्लम या इशू यही होता है कि उनको सारा इकट्ठा करने में टाइम। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, जब आप वो प्रोजेक्ट तैयार करके रखते हैं, तो उसकी पूरी फाइनेंसिंग अवेलेबल होती है आपके पास। फिर आपके ऊपर है कि आप कितना जल्दी करा सकें उसको काम। जो प्रोजेक्ट्स बिडिंग स्टेज पे हैं, यानी उनका सारा काम हो गया, बिड पे जाएंगे, फिर फाइनेंसिंग पे जाएंगे। कराची हब वाटर कनाल प्रोजेक्ट 24 अरब रुपए का। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट 4 125 अरब रुपए का। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 1 60 अरब रुपए का। एक 5 MGD का डिसैलिनेशन प्लांट 13 अरब रुपए का। जिना JPMC सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट 2 अरब रुपए का। मार्बल सिटी प्रोजेक्ट 5 अरब रुपए। NED टेक्नोलॉजी पार्क प्रोजेक्ट 24 अरब रुपए। 252 अरब रुपए के PPP के प्रोजेक्ट्स कराची में हो रहे। तो सिर्फ आंखें खोलें, बजट की किताबें पढ़ें। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं ना, उनको ये नज़र आ जाएगा। और अब मैं आगे नहीं जाता हूँ, जो प्रोजेक्ट्स फिजिबिलिटी स्टेज वगैरह पे हैं, फिर मैं आप खुद ही कहेंगे यार ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। वो भी बहुत सारे हैं प्रोजेक्ट्स जो हम कर रहे हैं। तो खैर, ये जो बात कर रहे थे ना, तो मैंने आपको प्रोजेक्ट गिना दिए। इस वक्त जो अंडर एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट्स हैं 181 + 56 कितने हो गए यार, 230 ऑड बिलियन के प्रोजेक्ट्स एक है, और 252 बिलियन के प्रोजेक्ट्स, तो वो 1 साल में नहीं होंगे कंप्लीट ये वाले, इनको टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे बस कल से शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये सोच रखते हैं कराची के लिए और ये प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो ये बड़ा मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ कि जो भी ये कह रहा है ना, उसका सिर्फ एक मकसद है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी से डर गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो एक रेवोल्यूशन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में की है कि कराची और हैदराबाद का मेयर भी हमारा आ रहा है, बाकी पूरे सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में हम जीत रहे हैं। अब उनके पास और कुछ कहने के लिए रह नहीं गए सिवाय बुराई करने के, और बगैर पढ़े लिखे, और हर चीज़ में करते हैं। मैं तो अभी मैं कहता हूँ कि वो आजकल एक शख्स कर रहा है, 15 के बाद वो चुप हो जाएगा, 15 तक वो करेगा। क्या ज्यादा रोएगा? नहीं, फिर आप उसको सुनेंगे नहीं ना। आजकल तो आप सुन रहे हैं जी वो फिर वो घर में अकेला रोएगा। मैं अल्लाह ताला सबको खुश रखे जी, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। लेकिन हमने जो कुछ किया है वो मेहनत से लोगों की खिदमत करके किया है, और इंशाअल्लाह ताला हम आगे भी ये खिदमत अपनी जारी रखेंगे। मैंने आप ज़्यादा डिटेल्स मैंने नंबरों की इसलिए नहीं बताई, मैं और जाके वो नंबर बैठ के पढ़ सकता था, लेकिन वो सारी किताबों में मौजूद हैं। इस साल हमने अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनको मज़ीद बढ़ाने के लिए, जैसे 180 अरब रुपए हमने सिंध सेल्स टैक्स एंड सर्विस पे इस साल इंशाल्लाह ताला हम टारगेट कंप्लीट करेंगे। अगले साल 235 अरब रुपए का टारगेट रखा है। मेरे साथ रेवेन्यू मिनिस्टर बैठे हैं, उन्होंने स्टैम्प ड्यूटीज़ वगैरह पे वो जो ऑटोमेशन का काम किया है
उसका समर हमें इस साल मिलना शुरू है, लेकिन इंशाल्लाह अगले साल वो और बेहतर होगा। तो हम अपने रेवेन्यूज़ पे भी साथ साथ काम कर रहे हैं। मैं जो फेडरल पीएचडीपी है उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि हम खुश नहीं हैं जिस तरीके से हमें प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं। हमारा ख्याल है कि सिंध बहुत ज़्यादा डिज़र्व करता है इससे, और ये चीज़ हमने फेडरल गवर्नमेंट से कही है। पिछले 3.5 साल, जो पहले 3.5 साल थे इस टर्म के, उसमें सिंध के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की गई। पिछले 1.5 साल में जो गुजरा कुछ बेहतरी आई है, लेकिन अभी हम ये चाह रहे थे कि हमें आप बाकी सूबों के बराबर करें, वो अभी नहीं हुआ है। मैं इतनी सी बात कहूँगा, कोई और डिटेल पूछेंगे तो उसका ज़रूर जवाब दूंगा। मेरा ख्याल है सवाल जवाब पे रखते हैं। मैं शर्जील साहब से कहूँगा कि वो ले लें। प्लीज करें, मजीद साहब से होना करें प्लीज। वहीद राजपूत। मैं जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले तो आपने कहा ना, मैंने शुरू में ही बताया था कि हमारी नॉन डेवलपमेंट पे जो खर्चा ज़्यादा हुआ है रेवेन्यू पे, हमने बहुत ऑस्टेरिटी मेजर्स किए। फ्लड का सारा नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर था जो भी हमने किया। दूसरा, मैंने आपको बताया कि हमारी जो रीपेमेंट ऑफ लोन्स की थी, डॉलर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, वो रुपए की कीमत कम होने की वजह से वो बढ़ गई, तो रुपी टर्म से वो ज़्यादा हुआ। आपने बाकी जो बताया, मैं आपको अगर सिर्फ ये बताऊं कि जो चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करता है ना, मेरे अलावा अब उस पर कोई और चढ़ता नहीं है। ये सब हंस रहे हैं, ये मैं दुरुस्त बात कह रहा हूँ। 92 में खरीदे हुए थे, 92 के खरीदे हुए हेलीकॉप्टर हैं। और इस साल ज़रूर मैंने ज़्यादा ट्रैवल किया, इसलिए फ्लड्स में मैं ज़्यादा ट्रैवल किया ना करूँ। ये वही ना, मुझे एक फिल्म याद आ जाती है हिंदुस्तानी की, जी फ्लड आ गया है तो ऑपोजिशन ने क्रिटिसाइज़ करना है चीफ मिनिस्टर पे। अगर वो ज़मीनी रास्ते से जा रहा है, कह रहा है कि इधर उसके पास जहाज़ मौजूद है, हेलीकॉप्टर मौजूद है, और वो जल्दी उसे पहुँच नहीं, ज़मीन पर जा रहा है। और अगर हेलीकॉप्टर से जाए तो कह रहे इतना खर्च कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं और ये हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। तो ऐसे सवाल जो है वो अच्छे होते हैं पब्लिक कंजम्पशन के लिए। हम भी थोड़ा सा इससे खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर ये जो सारा ट्रैवल मैंने किया हो अपनी तफरी के लिए, तो फिर तो आप कर सकते हैं इस पे क्रिटिसाइज। मैं ख़त्म तो कर दूं, वही सब मैं ख़त्म कर दूं यार सवाल का जवाब, फिर ये शर्जील बताएंगे ना आप उसे। तो वो तो अच्छी बात है, तफरी के लिए करूं तब तो आप क्रिटिसाइज करें। मेरा नहीं ख्याल है भाई इस पर ये क्रिटिसिज्म बनती है। आप तो ये कहें कि आप ज़्यादा कराची में बैठे रहे, आप निकले क्यों नहीं, आपके पास सारी चीज़ें मौजूद है। मेरा आज जो जहाज़ है ना इस वक्त डाउन हुआ है, वो भी हेलीकॉप्टर लिए थे याम सादिक अली ने, जहाज़ लिया अरबाब गुलाम रहीम ने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा आई है इस सूबे में। मैंने बताया कि 25% बजट तो मैंने दिए, लेकिन कभी कोई जहाज़ और हेलीकॉप्टर नहीं खरीदा इन 25% टाइम में, समझे। तो ये क्रिटिसिज्म मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी पे थोड़ा सा नाजायज़ है। आप वो क्रिटिसिज्म सही था कि जो पीएम हाउस से घर जाने के लिए बनीगाला हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होता था, मैं कोई ऐसा काम नहीं करता हूँ। जो आप लोग में से जो मुझे जानते हैं थोड़ा बहुत, मैं अगर शाम को अपने काम से जाता हूँ तो मैं अपनी गाड़ी में जाता हूँ, प्राइवेट गाड़ी में। मैं सरकारी गाड़ी मैंने हर दफ़े मैं नहीं कर 100% ऐसा करता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है, कहीं कहीं ये मुझे मना कर देते हैं कि नहीं सर आप ऐसा ना करें, जो है ले जाएं साथ सिक्योरिटी। नहीं तो अक्सर ये इन सब दोस्तों को पता है, ये कभी बुलाते हैं तो मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी में एक ड्राइवर के साथ आ जाता हूँ। तो ये मेरे ऊपर जो है ना क्रिटिसिज्म जचेगा नहीं, बनेगा नहीं।
जब्बार नासिर साहब। शाह साहब, ये जो तरक्याती तरक्याती गैर तरक्याती जो बजट है या तरक्याती जो बल्कि तरक्याती बजट की मैं बात करूँ, इसमें इस मरतबा आपके यहाँ तकरीबन कोई 32,000 के करीब जो तरक्याती नुमाइंदे फाल होंगे जो पिछले साल फाल नहीं थे। कोई तकरीबन 1950 बल्दियाती इदारे फाल होंगे जो इतनी बड़ी तादाद में पहले फाल नहीं थे। इसके बावजूद आपने वही बजट रखा है जो 2022-23 में रखा था। तो क्या इसमें उनकी कारकर्दगी में फर्क नहीं है? एक सवाल सवाल का दूसरे चीज में रहिए, क्योंकि आपने जिक्र किया है तो मैं उसकी वरना उसका जिक्र नहीं करता। इस शहर में मेयर का इंतखाब हो रहा है, एक उम्मीदवार आप पर इल्ज़ाम लगा रहा है, आपकी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि आप हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक पार्टी के लोगों को गायब कर रहे हैं या उनको भगा रहे हैं। ऐसी तादाद कितनी है जिन पर मुकदमात हैं, जो गिरफ्तार है? ये जरा हमें मैं भी बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपने बल्दियाती इदारों का बताया। अब ये बल्दियाती इदारे इलेक्टेड नहीं थे, लेकिन इन पे खर्चा इसलिए कि अब तो सिर्फ मेयर या डेप्यूटी मेयर या चेयरमैन आ जाएगा, उनकी तनख्वाह भी नहीं होती है। जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनकी तनख्वाह नहीं होती है, बाकी तो खर्चा वैसे ही हो रहा था। लेकिन इसके साथ साथ ये भी मैं क्लैरिफाई करूँ, हमारी कैबिनेट मीटिंग में भी बात हुई और ये बात सामने आई है, और मैंने मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट और सेक्रेटरी फाइनेंस से कहा है कि अगले 3 हफ्ते में वो अपना होमवर्क करेंगे, हर इदारे का, हर 3rd टियर के लोकल काउंसिल का वो हिसाब करेंगे, और 1st वीक ऑफ जुलाई में मैं मीटिंग करूंगा, और अगर कहीं पैसे कम हैं तो हम उसको ऑगमेंट करेंगे, हम कहीं से करेंगे नहीं। जो मैं ये ऑलरेडी ये बात मैं कैबिनेट मीटिंग में आई थी कर चुका हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है। इस वक्त चार हैं अरेस्टेड, जो तीन है, एक रिलीज हो गया, एक 3 अरेस्टेड हैं कराची के हवाले से। आपने पूछा, जो यूसी चेयरमैन हैं, जो कि वोटर्स हैं आपके बल्दियाती इदारों में, ये हम आपको कह रहे हैं कि जो भी गिरफ्तार है वो उस दिन आएगा। आपको शायद मुझे ये हैरत होती है कि कभी कभी भूल जाते हैं लोग। 2016 आपको याद होगा, 22 अगस्त को कुछ हुआ था इस शहर में। 22 अगस्त को इस शहर में जो कुछ हुआ, आधी केएमसी जेल में थी उस वक्त, इंक्लूडिंग जो उस वक्त मेयर इलेक्ट हुए थे वसीम अख्तर साहब। 25 तारीख को सारों ने वोट दिया, वसीम अख्तर मेयर भी इलेक्ट हुए। तो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने तो नहीं किया था, यह नॉम भी मैंने तो नहीं कराया था, मैंने तो नहीं कहा था जाओ ये करो। अगर आप कानून हाथ में लेंगे आपको भुगतना पड़ेगा। बाकी जो हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ाम हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस वक्त तो जोक दर जोक लोग सो कॉल्ड इस्तेकाम की तरफ जा रहे हैं, तो इनका असर तो इन पे भी पड़ेगा ना यार। ये पता नहीं कहाँ जा रहे, हम नहीं कर रहे इनको कुछ, लेकिन वो देख रहे हैं। और मैं तो आपको ये बता दूं, मैं बड़ी ओपनली कहूँगा, जिस जमात का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर कोई दूसरी जमात एक गलती ना करती, मैं उनके सामने भी कहता हूँ, और बाइकआउट नहीं करती, तो शायद ये सीटें नहीं उठाते। तो शुक्रगुजार तो उस जमात को होना चाहिए इन्होंने जिसने बाइकआउट किया। बाकी जो भी हॉर्स ट्रेडिंग की बातें कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। हाँ, जो लोग अरेस्टेड हैं इन क्राइम, वो अरेस्टेड रहेंगे अनलेस द कोर्ट लीव्स देम, और लेकिन वो हमारी जिम्मेदारी, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको वोट डालने लाएंगे। मजीद अब्बासी साहब। शाह साहब, मेरा सवाल ये था कि जो आपने बजट पेश किया है, ये आया 4 साल के लिए हो, क्या 4 महीने का होगा या पूरे साल के लिए होगा? क्योंकि आइंदा इलेक्शन भी आ रहा है 4 महीने के बाद। दूसरा सवाल ये था कि आपने जो पैदाइश पे आपने जो अनाउंस रखा है कि जो बच्ची पैदा हुई से बच्चे को 5,000 रुपए, पहले आबादी हमारी बढ़ी है, इसको एक तो हमने नहीं रखा है, ये आपकी गलत, ये दोनों आपके सवाल जो बाज़त के साथ अब्बासी साहब गलत है। सबसे पहले ये पूरे साल का बजट है। पंजाब और केपीके में इंटरिम गवर्नमेंट है, और आइन के अंदर लिखा है कि वो 4 महीने से ज़्यादा का बजट नहीं दे सकते।
जो 2018 में हमने बजट दिया था शॉर्ट टर्म का, वो इस वजह से था कि हमारी टर्म जून 30 से पहले ख़त्म हो रही थी, मई में ख़त्म हो रही थी, और उस वक्त हमने फैसला किया कि मुनासिब नहीं है कि हम दें। इस वक्त तो हम 13 अगस्त तक ये टर्म है, 13 या 12 या 13 अगस्त जो भी है, ये टर्म है, तो ये पूरे साल का बजट है। दूसरा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप कह रहे हैं कि बच्चे की पैदाइश पर दिए आते हैं। हम ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और सारे ये न्यूट्रिशन के पैसे देती है। हम भी जो 1000 डे प्रोग्राम हमारा है ना, वो इसलिए नहीं देते, लेकिन न्यूट्रिशन के पैसे देते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ, दोनों सवाल माजरत के साथ थोड़ा सा। अच्छा, मेरी गुजारिश होगी, काफी दोस्तों ने हाथ उठाया हुआ है, तो अगर छोटा सवाल करें तो मुख्तसर हम इसको सबको मौका मिल सके। वक्कास बाकर साहब, लेकिन वो नंबर्स होंगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, यार अगर कोई निकाल दे मुझे जल्दी से, जी वो कर लेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए हमने ज़्यादा कोशिश ये होती है कि गवर्नमेंट सिर्फ इन्वायरमेंट पैदा करे, और एक जो मैंने आपको बताया जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने पिछली मीटिंग में, आज से 4 दिन पहले मीटिंग हुई थी, जिसमें 24 अरब रुपए का एनईडी यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो अप्रूव किया है, और वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जा रहा है। और मुझे एनईडी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने बताया, वो जब हम मीटिंग कर रहे थे इधर सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के, उस पर काफ़ी हमारी बहस मुबाहिसा हुआ, और उन्होंने मुझे बताया कि 50% जो उसकी ऑक्यूपेंसी है वो इस वक्त कमिटेड है। एक ही कंपनी कह रही हम ले रहे हैं, और ये लोकल कंपनी है। वैसे 741 मिलियन है, लेकिन ये 25 अरब का मैं कह रहा हूँ ना, आप फैसिलिटेट करते हैं। हमने क्लाउड फर्स्ट पॉलिसी लाई है, हमारे बाकी डिपार्टमेंट में भी आईटी या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, लेकिन इसको प्रमोट करने के लिए जो सबसे अच्छा काम हम, जैसे मैंने बताया आपको, कर रहे हैं, वो एनईडी टेक्नोलॉजी पार्क है, जो कि 24 अरब रुपए का, 24 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कर रहे हैं। एक कुवैती कंपनी है जो कि कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, जो मेरा ख्याल है सऊदी अरब के बाद सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट, सऊदी अथॉरिटीज़ के बाद सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है मिडल ईस्ट की, वो उसके अंदर हमारे साथ पार्टनर कर रही है। और जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी उसमें इंटरेस्ट 50% के बगैर कुछ कहे हुए लोग आ गए, तो इंशाल्लाह ताला हम और ज़्यादा इस पर करेंगे, लेकिन कम नहीं किया हुआ है। मगर अब्बास साहब, सर एक सवाल करेंगे, बड़ी मेहरबानी। आमतौर पे ये देखा गया है कि अब तक कराची के नलकों में पानी नहीं आता, उसकी क्या वजह? अच्छा, पहले मैं सेफ सिटी का दे दूं, दोनों जवाब दे देता हूं। सेफ सिटी का आपको जवाब दे दूं। सेफ सिटी फ्लक्चुएट करती रही प्राइस काफ़ी, और ये 30 अरब से एक्सीड कर गई थी, और इस वक्त वो डॉलर फ्लक्चुएशन में शायद और ज़्यादा हो जाए। रूम हमारे पास डिस्पाइट दैट पिछले साल हमने 10 अरब 9 पॉइंट समथिंग रखे थे इस पर, लेकिन मैं एडमिट करूंगा कि कैपेसिटी इश्यूज हैं, कि इसको ऐसा कंसीव करना, ये सिर्फ कैमरे और ख़रीद के लगा दें और उसको कोई काम ना हो। तो मैंने खुद इस पर बड़ा स्ट्रेस किया कि नहीं जी, पहले मुझे डेमोन्स्ट्रेट करके दो। हमने फॉरगॉटन द एग्जैक्ट अमाउंट, 1.6 बिलियन है या कितना है, याद है आपको? कैबिनेट में अप्रूव किया था वो जो एंट्री एग्जिट्स के लिए, हाँ 1.5 अरब का कुछ था। कराची के 22 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है मेरा ख्याल है। उन 22 एग्जिट एंट्री पॉइंट्स पे वो सिस्टम, मैंने इनको टारगेट दिया है कि यार हमारी टर्म अगस्त में ख़त्म हो रही है, उससे पहले वो उस पर काम चल रहा है, ख़त्म करके दो कि आप मुझे डेमोन्स्ट्रेट करो कि वाकई मज़हर अब्बास साहब आते हैं कराची जब, तो मुझे पता हो, और जब जाते हैं कराची से तब भी पता हो। अगर गाड़ी की अगली, वो ये कहते हैं गाड़ी की डिग्गी में है या गाड़ी की पिछली सीट पे तो नहीं मिलेंगे अगली सीट पे जो है वो हर एक को आइडेंटिफाई करें, मतलब ये हो, फेस रिकग्निशन प्रॉपर हो। नहीं तो कैमरे लगा देना, तो ऐसे बहुत लोगों ने लगाए हुए,
तो वो अगेन मैं एडमिट करता हूँ कि इसमें कैपेसिटी इश्यूज़ की वजह से हमारी ये डिले हुआ है, लेकिन अब इंशाल्लाह आई होप कि वो अगस्त में डिलीवर कर दें वो चीज़, और उसके बाद हम उस पर फंडिंग हमने रखी भी है। पानी क्यों नहीं आता, एक तो पानी कम है कराची की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हम सबको पता है, तो इस वजह से वो वाराबंदी होती है, सब कुछ होता है। चोरी बहुत होता है, वेस्ट बहुत होता है, जो दोनों चीज़ें हैं। मैं आपको बताऊं, अनफॉर्चुनेटली अभी वाटर बोर्ड को, इसलिए कि हमने जब वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके काम किया और अब वो कराची वाटर एंड सीवरेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट काफ़ी, कितना टोटल अमाउंट है यार, 600 मिलियन है क्या, 600 मिलियन डॉलर का, बट उन्होंने कहा कि हम आपको तब तक पैसे नहीं देंगे जब तक आप उसमें, जब तक आप गवर्नेंस प्रॉपर नहीं करेंगे। अब वो गवर्नेंस प्रॉपर हुई है, हमने इसका बोर्ड बनाया है जो कि प्राइवेट लोगों पे मुश्तमिल है, मार्केट से हमने थ्रू अ कंपेरेटिव प्रोसेस इसका मैनेजिंग डायरेक्टर हायर किया है, वो एक सरकारी अफसर ही है जो कम्पीट करके और उसको वो नौकरी मिली, और जैसे मैंने कहा वो कॉर्पोरेट बोर्ड एक बनाया है, जब लॉ पास किया है जिसके अंदर ये चेंजेस किए हैं। तो ये सारी ये प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी लेगेसी इश्यूज हैं वाटर बोर्ड के साथ। और K4 का मैं बड़ी क्लियरली कहता हूँ, K4 की बात ये कि K4 की जो नाकामी है उसमें सबसे बड़ी वजह वाटर बोर्ड की इनएफिशिएंसी और कैपेसिटी इश्यूज हैं वाटर बोर्ड के, इसलिए पहले दिन से वो गलत उन्होंने उसको चलाया है। काजी आसिफ साहब, अच्छा, 266 बिलियन रुपए, बिलियन डॉलर नहीं है, 266। इसमें जो भी तकरीबन स्कीमें हैं वो सारी की सारी उसमें जो है फॉरेन असिस्टेंस प्रोग्राम इसमें शामिल है। अगर उसको कैलकुलेट करें तो 4 बिलियन डॉलर जो है वो उससे ज़्यादा हो रहा है। तो अगर ये सब करें, जो भी कैलकुलेशन किए सब वहाँ इसी में 2 बिलियन, अगर इतना पैसा आया है तो जैसे आपने फरमाया कि उसमें से जो आपने पैसे देने हैं वो डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, तो मुस्तकबिल में सिंध के बजट पे ये कितना पैसा कैसे आएगा, कहाँ से आएगा? जो अच्छा कई साहब, सबसे पहले तो नंबर्स आपके माजरत के साथ गलत हैं। 4 बिलियन डॉलर आजकल के हिसाब से 4 टाइम्स 3 1200 अरब रुपए हो जाते हैं, ठीक है। 266 अरब रुपए कितने डॉलर होंगे देख लें, 1 बिलियन भी नहीं होगा ना आजकल के हिसाब से, 300 रुपए का है ना, तो 1 बिलियन हो गए 300 अरब, तो 266 अरब रुपए 1 बिलियन से कम है। नंबर 1, 4 बिलियन नहीं है जो आप कह रहे हैं, 266 है, 400 अरब नहीं है। सेकेंडली जो फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस है, सेकेंडली अब आप मुझे बताएं हल क्या है। हमारे पास जो टोटल एनवलप मौजूद है उसमें हम 380 अरब रुपए की अपनी बजट बना सकते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट और बहुत ज़्यादा है, तो आप कहाँ से पैसे लाएंगे, तभी आपको बोरो करना पड़ता है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि जो हमारा बोरोइंग कैपेसिटी है, जो कि NEC नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल स्पेसिफाई करती है सूबों के ऊपर, हम उससे अभी बहुत नीचे हैं। लेकिन यस, हमें आगे जाके अपनी रिसोर्सेज और बढ़ानी पड़ेगी। आप ये तो दुनिया भर में होता है, हुकूमतें बोरो करती हैं और फिर वो बोरो करने के बाद प्रोजेक्ट्स लगा के उनमें से पैसे अर्न करके फैसिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करके टैक्सेशन जब बढ़ती है तो वो पैसे वापस करती है। तो इतनी कोई वो ये मतलब सवाल तो ज़रूर बनता है कि कहाँ से आएगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला पहले भी वो ये प्रोजेक्ट्स हुए हैं। इस वक्त हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर हमारी अपने रिसोर्सेज इतने होते तो आप बोरो नहीं करते, लेकिन आपके इतने रिसोर्सेज है नहीं। दो जान दो यार मां वही चवंदुसि, शायदि सम्झिया न अंग्रेज़ी में करे छॾियमि तकरीर पाणी पाण खे तव्हां कॉन्ट्रडिक्ट कयो, पर ॾिसो इहा जेकी आहे क्रिटिसिज़म इहा थींदी आहे बजट पढ़ण में। ऐं जॾहिं आउं वाइंडिंग अप कंदो आहियां त आउं उर्दू ऐं
अच्छा उर्दू में, जब मैं वाइंडिंग अप करता हूँ तब मैं ज़रूर सिंधी और उर्दू दोनों ज़बान इस्तेमाल करता हूँ, अंग्रेज़ी बहुत कम करता हूँ उस वक्त। बजट प्रेजेंट करते हुए आप एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट मेरे ख्याल से अंग्रेजी में प्रेजेंट करना बेहतर है। इस पर क्रिटिसिज्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी को मना तो नहीं कर सकते ना, क्रिटिसाइज करते हैं लोग। ये बहुत सिंपल इसका जवाब है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो क्रिटिसिज्म अंग्रेजी में पेश करने में एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट को सबको उसको बताना होता है, और मैं वो बजट की टर्मिनोलॉजी प्लस जो उसके नंबर्स में खुद थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, सीधी सी बात ये है। बाकी बात हो गई कि मेरे भाई पूरा सिंध आपका डूबा था, पानी पूरा सिंध से इवैक्यूएट किया हमने, बम्पर वीट क्रॉप हुआ है, सारे प्लग्स जो थे हमने हमारे इरिगेशन सिस्टम के वो हमने ब्रीचेस हैं वो प्लग किए, हमने रोड्स की इरिगेशन का टोटल अमाउंट, मुझे ये 25 अरब तो हमारी प्रोविंशियल एडीपी है ना, फिर एग्रीकल्चर की स्कीम्स है आपकी बहुत सारी। तो ये अगर अगेन पढ़ेंगे आप किताब जो भी पढ़े, मैं ये नहीं कह रहा, आप दूसरों की बात कर रहे थे क्योंकि उन्होंने मेरा ख्याल है शायद पूरी तरीके से पढ़ा नहीं, और अंग्रेजी की माजरत जब वाइंडिंग अप करूँगा ना इंशाल्लाह, अगर वो तहम्मुल से करने दी मुझे जैसे इस दफ़े बहुत सालों बाद करने दी थी, तो वो शायद 3-4 घंटे ही बात करूँ, इसलिए कि बहुत चीज़ें हैं, पूरे 5 साल का हिसाब मैंने आवाम को देना है। हमीद सुमरो, एग्रीकल्चर सब्सिडी बहुत कुछ है, वो हमने अभी वीट के लिए दिए। सुमरो हमीद सुमरो, मेरी रिक्वेस्ट वही पुरानी है, एक दो मतलब पहले भी कर चुका हूँ। माशाल्लाह बेहतरीन बजट आप पेश करते हैं, बड़े जबरदस्त फिगर्स होती है, हिंदी अंग्रेजी उर्दू का मसला नहीं है, सब समझते हैं। मसला ये है कि गवर्नेंस नहीं है, ये बजट लीकेजेस इसमें जो है ना बहुत ज्यादा होती है, बगैर कमीशन के अफसरान आपके आज भी सूबे के रिश्वत को हक समझ कर लेते हैं, कमीशन को हक समझ कर लेते हैं। आपका जितना भी आप डालते हैं वो जैसे एक छन्नी होती है ना, उसकी तरह सारा कुछ अंदर बह जाता है। करप्ट ब्यूरोक्रेसी आपकी तबाह कर दिया उन्होंने पूरे सिस्टम को। या आप बाकी चीज़ों को छोड़िए, आप सिर्फ सेक्रेटरीट को खाली कर देंगे तो वहाँ बगैर पैसे के किसी महकमे में भी किसी का काम नहीं होता। तो एक बेड गवर्नेंस जो है वो कब खत्म करेंगे? तीसरा टेन्योर आपका पूरा हो रहा है, मिसाली गवर्नेंस का अगर जिनको देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। एक ये, दूसरा एक मुझे वो लोन के हवाले से बात करनी है, जो एक 94-95 में एक जो है वो मफाद से लिया गया था कैश डेवलपमेंट लोन, 2 अरब रुपए, जिसकी जगह पे 22 अरब रुपए सूद में पेमेंट किए जा चुके हैं, मजीद कोई 13 अरब रुपए लेते हैं। तो ये इस तरह की ये क्या है? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई के खजाने के साथ कोई बड़ा बलात्कार किया जा रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने जो बात की, यस इश्यूज़ हैं, मैं ये डिनाई नहीं करूँगा इश्यूज़ नहीं है, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है जिस तरीके से पेश किया जा रहा है इसको। हमारे इतराज़ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑडिट वाले, मेरे से 2 दिन पहले ऑडिटर जनरल भी मिलने आए थे। ऑडिट वाले हैं, आपको पता वो क्या करते रहे हैं हमारे साथ? अगर 100 रुपये का बजट हमारा है और किसी और सूबे का 100 रुपये का बजट है, तो हमारे 80 रुपये की ऑडिट करते हैं, और 80 रुपये में से अगर 20 रुपये की उनको घपला नज़र आता है तो कहते हैं 20%, 20 अरब खा गए या जो भी है वॉट एवर। किसी और सूबे की 10 रुपये की ऑडिट करते हैं, और उसमें 8 रुपये अगर कहा जाए तो कहते हैं इनके तो सिर्फ 8 अरब है, इसका तो 20 अरब है, जबकि उनका 80% होता है ऑडिट पैराज में और हमारा 20% क्या? अच्छा, तो ये है। तो परसेप्शन अनफॉर्चुनेटली हम अपना दूर नहीं कर सके, है प्रॉब्लम, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन हमने डिलीवर भी किया है। हमने इस सूबे के अंदर, अगर आप देखें, इधर बहुत लोग आए अनफॉर्चुनेटली ये फ्लड्स की वजह से, फिर हमारे रोड वोड काफ़ी ख़राब हुए हैं। जो कराची से बाहर निकले हैं या जो बाकी सूबों से आए, वो ये कहते हैं यार हम तो टीवी देखते हैं, आप लोग, आप सब दोस्तों की मेहरबानी है कि वो तो, हमें लगता है कि जिंद में तो जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा और एक हू का आलम होगा, कोई बंदा भी नहीं होगा, खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। सिंध इज़ एज गुड और एज बैड एज एनी द पार्ट इन द कंट्री, आई थिंक बेटर देन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मेरा ये ख्याल है। मैं ख़त्म कर देता हूँ।
दोनों बता, वो बता रहा हूँ ना यार, अभी सब्र तो करो। गवर्नेंस की आपने बात की ना, तो मुझे हर दफे हमारे ऊपर ये तो एक परमानेंट आ गया, हम भी इसको प्ले यार। बहुत रीसेंट बता देता हूँ आपको, 9 में हुई थी ना, पूरे पाकिस्तान में हुई थी। मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि हमने उस दिन घंटों में मामला अंडर कंट्रोल लाए। अगर आप में से कोई 9 मई की रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे शारा फैसल पे गया होगा, तो शारा फैसल एक वॉर स्ट्रिकन एरिया का मंजर दे रही थी। गाड़ियाँ जली हुई थी वहाँ पे, ये आपके बिल बोर्ड्स जले हुए थे। मैं खुद गया था, सारी रात काम करके। मेरे ये सिर्फ डायरेक्शन थी कि सुबह जब लोग अपने काम पे जाएं तो वो कुछ ना देखें, और सुबह 6-7 बजे तक 80-85% क्लियर कर दिया और 11 बजे तक कंप्लीट नहीं किया। ये गवर्नेंस यही होता है, और क्या होती है यार? मतलब गवर्नेंस सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं होता है, गवर्नेंस ये भी होती है कि जब अच्छा काम हो बताए। कैश डेवलपमेंट लोन की आपने बात की, पुराने कैश डेवलपमेंट लोन से मुझे एग्जैक्ट नंबर्स देखने पड़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमने कई बार फेडरल गवर्नमेंट से, ना सिर्फ अभी, बाकी सूबों के भी रहा है, ये फेडरल गवर्नमेंट का एक तरीके कार है उनका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, कि हम इनको प्री पे करना चाहते हैं। यानी वो बहुत हाई रेट पे इंटरेस्ट, अच्छा आजकल तो खैर इंटरेस्ट उससे भी ज़्यादा हो गया ना, 90s में इंटरेस्ट रेट बहुत हाई था, तो 17-18% पे वो लोन्स लिए हुए थे, तो वो 17-18% पे दे रहे थे उस पर इंटरेस्ट। तो जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो हमने कहा कि जाना चाहते हैं, हमें इजाज़त नहीं दी गई, प्रीपे नहीं करने दी गई। इसलिए ये प्रॉब्लम ना सिर्फ हमें है बल्कि सारे सूबों को होता है। फेडरल गवर्नमेंट अगर ये कहे, देखें अगर कोई एक शख्स फ़ायदा उठाता है, नुकसान उठाता है, तो किसी का फ़ायदा हो रहा होता है। इस सारे कहानी में फेडरल गवर्नमेंट का फ़ायदा है, और वो अपनी कहानी रोती है कि हम नहीं कर सकते। संजय साधवानी तो साहब, ये आपको, और ये सारे सूबों के साथ होता है। संजय साधवानी साहब ना, आने को अच्छा, पहले तो बताऊं, बसेस या जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, यस 12-13 अगस्त को ये टर्म ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आगे भी हम ही कंटिन्यू करेंगे। आप उसकी वो परेशानी आप ना उठाएं, वो परेशानी हमारे पास रहने दें, और इंशाल्लाह ताला उस परेशानी से हम बड़ी सुरखरू होकर निकलेंगे। तो ये आप परेशानी ना उठाएं कि 12 अगस्त को ख़त्म नहीं हो जाएगा। इंशाल्लाह अक्टूबर में जनरल इलेक्शंस होंगे, और फिर सुरखरू होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आएगी, और जहाँ से काम छोड़ा है वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और हम ऐसे काम इंशाल्लाह करके जाएंगे कि वो जो 2 महीने होंगे ना केयरटेकर सेटअप वाले, उसमें भी वही मोमेंटम चलता रहेगा। तो हम, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब गए और कब आए। ये सबसे पहले। दूसरी बात देखिए, इसमें मैं आप लोगों से, आप मीडिया एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है। मैं बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि आपने जो अभी कहे कराची में वडेरों का कब्ज़ा, एक तो संजय आप भी सिंधी बोलते हैं, आप सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत दोस्त हैं जी, वडेरे का मतलब आता है किसी को? उन्हें नहीं आता। वडेरा होता है वडड़ो, यानी वडो, बड़ा। हम बड़े की इज्जत करते हैं, इन्होंने इज्जत नहीं करना सीखी। प्रॉब्लम ये है। अब मैं ऐसे आदमी को, आदमी क्या कहे, मैं आपसे कहूंगा कि इस पे किरदार अदा मीडिया करे। मैं तो ये कहूंगा कि अगर मैं कहीं किसी के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करूं, मुझे टोके, मुझे रोके। मैं भी गलती कर सकता हूँ, हर एक आदमी, ये इंसान गलती का पुतला है। लेकिन एक शख्स या कुछ लोग कंटिन्यूसली ये गलती करते हैं, और मीडिया उस गलती को दुरुस्त करने की बजाय उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करती है। और आप बड़े मतलब
ये कहते हैं जी देखा एक और आगे इसने फिर से एक बदतमीजी कर दी। वो एक बड़ा बदतमीज जो था उसको तो ये सब लगे छोटे मोटे बदतमीज हैं, इनको भी हम लपेट लेंगे जल्दी। सबके नाम लिखे खावर। यार अब फिर वही देखिए, मैं इसके सवाल का जवाब दे चुका हूँ। आपकी अपनी रिसोर्सेज होती है ना, आप हुकूमत जब चलाते हैं तो बोरोइंग इज़ नॉट बैड जब तक आप अपने लिमिट के अंदर रहें। जब आप लिमिट से एक्सीड कर जाते हैं देन बोरोइंग इज़ बैड। और मैं फिर वही जवाब देता हूँ कि हमारी बोरोइंग इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है उससे बहुत कम है। हम बोरो अच्छा, आपको कोई शख्स ऐसे ही कर्ज नहीं देता, आप समझते हैं कि कर्ज बड़ा आसान है और मिल जाता है। कर्ज देने से पहले वो चेक करते हैं कि आप अभी ये जो IMF के साथ सारा मसला चल रहा है वो क्यों चल रहा है। वो इसीलिए चल रहा है कि वो चेक करते हैं कि भाई रीपेमेंट आप कर भी सकते हैं कि नहीं। तो हम जो कर्ज लेते हैं और हमने ये कर्ज ऐसा थोड़ी कि मैंने फ़ोन किया किसी को कहा उसने जी $2 अरब भेज दिए। एक पूरा प्रोसेस चलता है और वो सब देख के तो मैं आपसे फिर मतलब टू गिव अ शॉर्ट आंसर कि हम अपने रिसोर्सेज जब पूरे नहीं होते तो आदमी कर्ज लेता है, हुकूमतें कर्ज लेती हैं। सबसे ज़्यादा कर्ज इस वक्त दुनिया में अमेरिका का है, अमेरिकन गवर्नमेंट का है, ये मैं आपको बता दूं। राइट, मेरा ख्याल ये सही होगा ये मेरा, ठीक है जी। तो वो कर्ज लेती हैं लेकिन वो रिसोर्सेज उन कर्ज़ों से प्रोजेक्ट्स करके उन कर्ज़ों से फैसिलिटेट करके लोगों को अपनी इनकम बढ़ाती हैं ताकि लोगों की आज से 10 साल पहले हमारी बजट आज 2.2 ट्रिलियन की, आज से 10 साल पहले ये 600-700 अरब रुपए थी। तो आप ये सोचें ना, ये इस पर परेशान नहीं हुआ करें, ये चीज़ इस तरीके से चलती हैं। शॉर्ट आंसर नहीं दे सकता मैं। नाम लिखा हुआ है भाई। फिर से जोर मेरे पहले दूसरा सवाल करते मैं पहले को जवाब सोचने नहीं बता दें। नहीं ऐसी चीज़ नहीं थी। नंबर वन आपने यार अमाउंट दे दें जो हमारी फेडरल रिसीट्स हैं वो 1055 बिलियन बजटेड थी। इस वक्त तक हमें 23 तक 905 अरब रुपए मिल चुके हैं और 1.0 मतलब जो बजटेड अमाउंट है उससे ज़्यादा हमें पैसे मिल रहे हैं NFC में इस साल जो बजटेड अमाउंट है, और ये काफ़ी सालों बाद ऐसा हुआ है। और उसकी रीज़न यही है कि कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए गए हैं जिसकी वजह से आपकी रिसोर्स बढ़ी है। बाकी कैश डेवलपमेंट लोन्स का मैं चेक कर लूँगा, ऐसी कोई चीज़ है मुझे मेरे उसमें नहीं है इल्म में बताना। मैं चेक कर लूँगा ना, कहीं होगी तो मैं भाई कर लूँगा इस पर मालूमात। आजिल जमाली साहब जी भाई। ये सिर्फ एजुकेशन में कोई 2200 जॉब्स थी टोटल होगा, या नंबर निकाल के मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन मैं नंबर निकाल के उसको कहीं तशहीर कर देंगे उसकी एग्जैक्टली नई जॉब्स जो क्रिएट की हैं हमने। सेप्रा वाला देखिए, ये हमारे बहुत पहले से डिमांड थी। इलेक्ट्रिसिटी एक आर्टिकल 151 है ना, 157 है, मैं भी अब बुढ़ा हो गया हूँ। 157 है इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि सूबों को और वफाक को दोनों को जिम्मेदारी देता है, और ख़ास तौर पे विद इन प्रोविंस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तो 100% सूबों का है।
इस वजह से हम चाह रहे थे कि हम, और ये हमने पहले भी एक बार कोशिश की थी, हम कामयाबी नहीं हुई थी, अब हमारी कामयाबी हुई है कि हम अपना कानून बनाएं, खुद टैरिफ सेट करें, हम बल्क में बिजली खरीदें और हम लोग फयाज साहब, एक सवाल यार मैं भूल जाता हूँ इतने से। अच्छा अच्छा, सबसे पहले थर से जो बिजली पैदा हो रही है 2600 मेगावाट, बिजली घर सारे प्राइवेट सेक्टर ने बनाए हैं, सरकार का कोई बिजली घर नहीं है इसमें। तो जो प्रॉफिट होता है वो प्राइवेट सेक्टर का ही होता है, लेकिन इस वक्त वो खुद फंसे हुए हैं आईपीपी में। वो आईपीपी नहीं, नई आईपीपी नहीं, पुरानी आईपीपी ठीक है, वो सर्कुलर डेट में फंसे हुए हैं, मतलब जो नई आईपीपी है वो भी किसी सर्कल में घूमेगी चला ठीक है। जो सर्कल मशहूर है ना, जब आईपीपी आप सोचते हैं ना, इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स, तो आपको एकदम सर्कुलर डेट नज़र आती है, और जो नई आईपीपी बनी है वो भी एक सर्कल में खैर ये तो मजाक। तो वो है सारे प्राइवेट सेक्टर के। हाँ, कोयले का जो पहला ब्लॉक है, ब्लॉक 4 जो हमने बनाया था, उसकी 54% ओनरशिप सिंध हुकूमत की है, और उसके अंदर अभी तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया कंपनी ने, तो उसलिए फ़ायदा नहीं हुआ। अभी कुछ दिनों पहले मैंने खुद मीटिंग ली थी, वो डिविडेंड डिक्लेयर करना चाह रही थी, लेकिन उसके जो, अब वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, एक स्ट्रक्चर होता है कि लोन लेने के लिए ना, मैं जो आप कह रहे थे ना, लोन लेने से पहले वो इतनी सारी, अब आपको पता है हम पैसे, कंपनी पैसे बना रही है, लेकिन ना प्राइवेट सेक्टर वाला जो डेवलपर है हमारे साथ, ना हुकूमत सिंध, यानी 54% हमारा है, 46% प्राइवेट सेक्टर का है, कोई भी 1 रुपये उसमें से नहीं निकाल सक रहा, इसलिए कि वो जो लोन जिन्होंने दिया है ना, उन्होंने कहा पहले आप हमारी शराइत पूरी करेंगे फिर आप डिविडेंड देंगे, तो इस वजह से डिविडेंड नहीं दे सके उसमें। लेकिन हुकूमत से, और आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो सारी की सारी बिजली, तो मैं कई बार कह चुका हूँ, ये पूरे पाकिस्तान के लिए है, वो जाती है नेशनल ग्रिड में और पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन थर के अंदर इस्लामकोट तहसील जो है, जहाँ पे ये सारी कोल माइंस हैं, उसके लिए हमने 100 यूनिट तक जो भी कंज्यूमर है उसका बिल हुकूमत सिंध देती है। सेकेंडली रॉयल्टी जो अभी हमें इंशाल्लाह मिल जाएगी, वो सारी अगेन वो जो ये सारे होते हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाऊँगा कि जब आप ये प्रोजेक्ट जो है $2 अरब का प्रोजेक्ट है टोटल जो थर वाला, तो 2 अरब तो मेरी जेब में नहीं थे, यानी हुकूमत की जेब में नहीं थे कि करे, तो उनको चाइनीज़ बोरोइंग हमारी मेजर हुई है। हमारे अपने तो इक्विटी के कितने हैं यार इसमें, मुझे खैर वो छोड़ दें, अब वो पूरे मुझे याद नहीं है नंबर्स में, गलत बताऊंगा आपको। तो जो रॉयल्टी है वो भी अभी तक ब्लॉक्ड है, लेकिन वो रॉयल्टी का अच्छा खासा अमाउंट है, और हुकूमत सिंध ने ये फैसला किया हुआ है कि वो रॉयल्टी का पूरा अमाउंट थर में खर्च होगा। तो वो वी विल इंशाल्लाह टेक केयर ऑफ पीपल, एंड वी हैव बीन टेकिंग थर। संजय बैठा है इधर, मैं बदला है कि नहीं बदला यार, थोड़ा बहुत, ये देखो ये इसने अखबारी ये ना बिलाल साहब, इंटरसिटी ठट्टा कराची वाली बस रूट का मैं चेक करा लेता हूँ, मैं मेरे साथ भी बैठे सुन रहे हैं, इंशाल्लाह कराएंगे। सर आपने कहा कि जनाब के आपके पास 4 इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिसमें लोकल बॉडीज हैं, सड़कें हैं, ट्रांसपोर्ट, आप लाइव स्टॉक तो लाइव स्टॉक जो है वो मुनाफा देखिए, आपकी जो महंगाई की शरह है वो महंगाई की शरह लाइव स्टॉक की वजह से बढ़ रही है, जिसके शहर में दूध की कीमतें जो है उसकी वजह से उसमें इजाफा हो रहा है। लाइव स्टॉक की तरफ लास्ट ईयर के हमने या मुख्तसर करें सवाल बिलाल साहब। हाँ नहीं, लाइफ स्टॉक की हमारी काफ़ी स्कीम्स हैं, अभी इस वक्त मुझे, हाँ नहीं, मैंने तो खुद इनॉग्रेट की थी अभी जाके लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग की इधर कोरंगी में जाके स्कीम्स, और मिनिस्टर साहब उस पर काम कर रहे हैं। एग्जैक्ट डिटेल्स अभी ऑफ द कप करेंगे वो है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइफ स्टॉक के लिए नए ब्रीडिंग के, और मैं एक काम करूँगा लाइफ स्टॉक, बिकॉज यू हैव इंटरेस्ट, वेरी गुड, मुझे खुशी हुई है सवाल पे। मैं मिनिस्टर इंफॉर्मेशन से कहता हूँ कि मिनिस्टर लाइफ स्टॉक को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएं ताकि वो लाइफ स्टॉक की पूरी बात करें। डन हो गया सर। ये करा ली जल्दी।
पहले अकरम साहब जरा आप जो पिछली हुकूमतें रही हैं तो अक्सर हम एनएफसी का रोना रोते थे कि वो जो अदायगी हमारी थी वो कम देते थे, लेकिन इस मरतबा बड़ी खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह 43 बिलियन जो है ना वो काफ़ी हुकूमत से ज़्यादा मिले हैं, लेकिन मिलने की उम्मीद है 30 जून तक का। हमारी अपनी वसूलियाँ हैं सूबे की वो 16 बिलियन कम हुई है, क्या इसके वजूहत? देखिए हमारी जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड वो तो हम इंशाल्लाह टारगेट पे आएंगे। एक्साइज एंड टैक्सेशन में इशू ये हुआ था कि कोर्ट केसेस हैं जिसकी वजह से जो मिलता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेस हमें उसका 50% वो कोर्ट में जमा कराते, राइट। इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है और इंशाल्लाह ताला जैसे हम कोर्ट केस इंशाल्लाह हम जीतते हैं तो वो सारे पैसे हमें मिलेंगे। हाई कोर्ट में हम जीत चुके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, बड़े बड़े वकील करते हैं, वो उधर फंसे हुए हैं, तो हमें वो इंशाल्लाह मिलेंगे। तीसरा रेवेन्यू है, मिनिस्टर साहब बैठे हैं और यस प्रॉब्लम्स आई हैं। एक तो रेवेन्यू की जो ट्रांजैक्शंस हैं ना वो कम हुई हैं, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह जो जनरल इकोनॉमिक डाउनटर्न हुआ है उसकी वजह से, इसलिए जब तक ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी तो ये रेवेन्यू वालों को भी कमाई नहीं होगी, तो ये इशू था। और लेकिन जैसे मैंने बताया कि हमने स्टैम्प ड्यूटी को ऑटोमेट कर दिया है और उसका फ़ायदा हमें नज़र आया है और इंशाल्लाह ताला आगे और आएगा, बट यू आर राइट कि उधर हमें काम करने की ज़रूरत है। अपना शब्बीर लाशारी साहब फिर सईद साहब। और कोई बाहर भी है तो बुला लो यार। ना एक को सवाल हाँ बिल्कुल सही था जो इन ये खबर पे इंशाल्लाह ताला वो टाइम पे ये सब इन रिहेबिलिटेशन स्कीम्स में ये सब रोड एन जेकी रिहेबिलिटेशन कहीं पे है ना टाइम लगो है प्रॉब्लम्स एन तव्हांखे सम्झी सघो था जीअं क़िस्म जी बोल आई हिते अची वञो तव्हां जेके APCs ऐं इक्विपमेंट ते ॾिसो हमने वो ख़रीदी थी और हमने सारी ख़रीदी हैं जो क्या कहते हैं यार उसको वहाँ से एक नाम क्या है उसका, हाँ और उनसे ख़रीदी हैं। उसमें इश्यूज जो भी आए थे वो हमने उन्हें वापस भेज के और उनको रिपेयर भी कराया है जहाँ पे प्रॉब्लम आए हैं। जो मिलिट्री ग्रेड का वेपन आ गया है और वो इतने अगेन बड़ा क्वेश्चनेबल है कि कितने अमाउंट का है और हमने अभी मांगा है इस वजह से मिलिट्री ग्रेड का वेपन ताकि हम उनका मुकाबला कर सकें। वो हम बात कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से, वो परमिशन मिलेगी तो हम वो मिलिट्री ग्रेड पैसे हमने रखे हुए हैं वो हम खरीदेंगे ताकि उनका मुकाबला किया जाए। सईद साहब शाह साहब मेरे जो है मेरा सवाल जो है बजट के हवाले से है, लेकिन वो कराची प्रेस क्लब के हवाले से है, क्योंकि कराची प्रेस क्लब जो आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट हमेशा से हम पर मेहरबान हुई है, लेकिन इस मरतबा एक फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और महंगाई इतनी हो गई है कि हमारे पास गैस भी नहीं है और गैस की छत में हम खरीदते हैं, तो हमने एक रिक्वेस्ट आपको भेजी थी ग्रांट्स की बढ़ाने की। और दूसरा एक भुट्टो साहिबा ने हमें कुछ हाउसिंग स्कीम दी थी जो नासिर शाह साहब के अंडर आते हैं, उनमें भी बिलावल साहब के पिछली बॉडियों में क्लियर इंस्ट्रक्शन थे कि उसमें कुछ बजट का कुछ हिस्सा जो है मतलब उसके लिए भी कुछ बजट में, लेकिन हमने देखा कि हमारी इसमें रिक्वेस्ट भी हमने भेजी थी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को, लेकिन दोनों काम हमारे इस बजट में नहीं। मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे इस वक्त नॉलेज में नहीं है। हाँ मैं कर लेता हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह देता हूँ। नासिर शाह साहब भी बैठे सुन रहे हैं, शर्जील मेमन साहब भी बैठे हैं, दोनों मुझे बताएंगे। अच्छा रशीद मेमन साहब हासिल जा साहब आया नालो सही छा कह रहा हूँ हाँ, भाई CM साहब ने कहा है कि आज सबको टाइम देंगे। हाँ लेकिन अभी ये 5 बजने में 10 मिनट होंगे तो मुझे जाना है, 5 बजे एक मीटिंग है, तब तक मैं 2 घंटे पूरे बैठो और भी यार वजीर साहब आप सिर्फ 2 मिनट खामोश हो जाना। जी। रशीद साहब
अच्छा अच्छा देखें यार, इतने सवाल करो भूल जाता हूँ। नहीं नहीं, मैं आउट ऑफ बजट हो जाता हूँ, मैं इतने सवाल याद नहीं रहते यार। यार मैं, सिंध का आवाम जानता है सब कुछ, आपको पता नहीं है मेरा ख्याल है। खैर मैं बता देता हूँ, नहीं जानते मैं, मेरा ख्याल है मैं 3-4 बार बता चुका हूँ क्या है इधर के। वो दो मेजॉरिटी इसमें लोन है, ठीक है। और ये इसमें तो 10 सवाल हुए हैं और आपने कहा। खैर 3.5 लाख घर का टारगेट रखा है, इसलिए कि जिस तरीके, ये नहीं कि बाकी लोगों को हमने वो फैसिलिटेट किया हुआ है, वो अपने कच्चे घर बना रहे हैं, लेकिन हम ये वो बिल्ड बैक बेटर वाली पॉलिसी के तहत थ्रू NGOs उनको चेक भी हो रहा है। हमारी कोशिश यही होगी कि इसकी स्पीड और बढ़ाई जाए, और इससे ज़्यादा तेज़ होना अभी तक हमें पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। सैलाब तबाह तो उसने 2 हफ्ते में कर दिया, लेकिन वापस बनने में ज़रूर टाइम लगेगा, लेकिन हम उसकी फंडिंग अवेलेबल कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। बाकी जो दूसरे सवाल आपका था, तो मेजॉरिटी लोन है, सिंध का अवाम जानना चाहता है, तो वर्ल्ड बैंक लोन ही देती है, वर्ल्ड बैंक ग्रांट्स नहीं देती है। तो इतना बार मैंने कहा उसको, और मैं कैसे करूं। और कोई इसमें बुराई नहीं है, अगर आप इसको नेगेटिव लेके जाना चाहते हैं वो आपकी सबकी मर्जी होती है, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने आपको बताया कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्ज अमेरिका के ऊपर है, तो क्या वो हम, और लेकिन हम जो भी कर्ज ले रहे हैं, हम अपनी जो हमारे ऊपर दी हुई है, जो भी हमारी सीलिंग है या लिमिट है, उससे बहुत नीचे है अभी। ज़िया कुरैशी साहब। पीपल्स पार्टी किथे कोती वने बाबा, इंशाल्लाह आए। शहीद बेनजीर केड़ी आ रही SMBBT के टाउनशिप में वो काफ़ी सारा ठाया वो था जी। हाँ ता सही था चओ, उनखे अॻिते न वधाए सघिया आहियूं। बड़ा उसका जो था हमारा ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में हॉक्सबे के आगे की तरफ जो था, और उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम यही था कि एक्सेस उसकी बहुत मुश्किल थी। अब वो जो मारीपुर रोड हम बना रहे हैं, उससे हमें उम्मीद है कि एक्सेस बेहतर होगी, ताकि वो वायबल बन सके पूरा प्रोजेक्ट। तो आपके ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है कि कुछ स्कीम्स हमारी ज़रूर ऐसी हैं कि जो पीछे रह गई। 100% तो मैं नहीं क्लेम कर रहा ना कि हमने काम किया। काजी साहब बस ज़्यादा थी है मुख्तसर। हाँ यार, वो मुझे बजट एट ग्लांस दे दीजिएगा, बजट एट ग्लांस। हाँ जी। नहीं अच्छा, पहले आपने कहा ना कि हमारी इस वक्त जो नंबर्स हैं, हम 37 अरब के डेफिसिट की बात कर रहे हैं कि उस पर हम जा रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश, वो ये स्टैंडर्ड एक बात होती है कि कोशिश करेंगे ऑस्टेरिटी मेजर्स से ख़र्चा कम करें, कुछ बढ़ाएं वैसे, लेकिन हमारा इस वक्त ये पोजीशन है। और जहाँ तक आपने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट से, तो हम थ्रू रेवेन्यू असाइनमेंट्स 1.255 ट्रिलियन हमें उम्मीद है, और ये बेस करता है 9.2 ट्रिलियन की जो फेडरल रिसोर्सेज जो है टैक्सेशन है, उस पर उम्मीद है कि हमें मिल जाएंगे। यही कह सकता हूँ, इस साल हमें मिल गए, तो ये एक खुशाइन बात है। सेकेंडली आपने कहा बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर पे, ख़ास तौर पे जो इलीगल लोग हैं इस शहर के अंदर, इस सूबे के अंदर, उनके ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। हम बड़ी क्लोजली फेडरल गवर्नमेंट के साथ, ख़ास तौर पे जो अफ़गान हैं
उनको रिपैट्रिएट करने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम डेफिनेटली है और इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि और कल भी जो वाक़या हुआ है, हमारे 2 पुलिस वाले शहीद हुए, एक वो अगेन उसके पीछे इंक्वायरी भी मैं करा रहा हूँ कि वजूहत क्या थी, लेकिन बिल्कुल हमें इस पे मज़ीद और काम करना है, फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर कर रहे हैं। आखिरी सवाल करेगा पीटीवी लास्ट 10 क्वेश्चंस, ठीक है? लास्ट बाकी शर्जील आप साहब लोग जिम्मेदार हो गए हो। नहीं ये मुझे ठीक है। नहीं यार, वो अगेन मैं भूल नहीं गया, बजट के अंदर पूरी डिटेल्स हैं। हमारी जो सोशल प्रोटेक्शन यूनिट है उसके अंदर स्कीम्स हैं सब्सिडी की, और वो सारी डिटेल उसके अंदर मौजूद है। और आप एब्सोल्युटली राइट, हमने आम आदमी क्या, एक तो हमने सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाह बढ़ाई है वो आपको उसका भी इल्म होगा। फिर हमने जो मिनिमम वेज बढ़ाने के लिए सईद साहब इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे और वो जल्दी हो जाएगी, उसके लिए भी बात की है। हमने जो है पुअर सोशल प्रोटेक्शन इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स में 17 अरब रुपए एक रखे हुए हैं, और जो जल्दी में मुझे मिला है वो ये है। बट ये पूरी सोशल प्रोटेक्शन की हमारा सेक्शन है जो इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। जो लोग रह गए उनसे पर्सनल अगली दफे यार माजरत। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।